हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड आ चुका है और मोस्टली बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया होगा। जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो वो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर 3 पेज आपको देखने को मिलेगा और उसके 2 पेज के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखा है। क्या क्या बदलाव है इंस्ट्रक्शन के अंदर, क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है, किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम हॉल पहुंचने से पहले, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपका इस प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो और आप एग्जाम हॉल में फाइनली अच्छे से आप अपेयर हो। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ब्रीफली इसको सभी इंस्ट्रक्शन से इंट्रोड्यूस करवाने की। एंड इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें और ताकि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन है उसको टाइमली मिलती रहे, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो एंड आरआईएमसी हो। ओके, तो बेल आइकन को ऑन जरूर रखना है। ओके, एंड बरमोस एकेडमी में एडमिशन अभी ओपन है। आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ हमारे पास स्कूलिंग, कोचिंग, हॉस्टल तीनों सर्विस अवेलेबल है। लास्ट ईयर हमने 16 स्टूडेंट सिलेक्शन दिए, मींस आरएमएस एग्जाम क्लियर किया है आउट ऑफ 47। ओके, तो सिलेक्शन रेट भी हमारी काफी बेहतर है और हर साल हम अच्छा रिजल्ट देते आ रहे हैं। तो आप इंटरेस्टेड है तो बरमोस एकेडमी विजिट कर सकते हो, विजिट के दिन आप डिसीजन ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, तो सबसे पहले हम चलते हैं एडमिट कार्ड में, जो काफी ज्यादा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं जिससे कि आपका कोई भी डाउट यहां नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए यहां हम देखते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड, जिसके अंदर आप देखोगे तो यहां पे मैं इसको ज्यादा ऊपर की डिटेल्स नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो बच्चे का पर्सनल डाटा है। ओके, टेस्ट डिटेल्स हम आते हैं यहां। आपका सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम, आपको कितने बजे पहुंचना होगा? 12 बजे फिक्स पहुंचना होगा ऑल इंडिया के सेंटरों पे। जहां भी आपका सेंटर है वहां 12 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा और 1:30 बजे तक से पहले पहले आपको वहां एग्जाम हॉल में एंट्री करने का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आप 1:31 पर भी आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, तो इस टाइम को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ ही आपको स्टेट आपका चेक करना है। एग्जाम स्टेट कौन सा है? राजस्थान है जैसे कि फॉर एग्जांपल, और यहां सिटी कौन सी है? जयपुर है। एंड यहाँ पे सेंटर कोड को जरूर चेक करना है। स्कूल का नाम आएगा और यहाँ उसका डिटेल्स एड्रेस होगा। ओके, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा है, अंडरटेकिंग। इसमें आपका नाम लिखना है, आई एम जो भी आपका है कि मैं सरुण कुमार, यहाँ रेजिडेंसी लिखना है। अब देखिए रेजिडेंट मतलब कितना सा ये कॉलम है, वैसा ही शॉर्ट आपको एड्रेस मेंशन करना है। आप ऐसे पूरा उसमें डालने की कोशिश ना करें, बेस्ट कंप्लीट इसमें आ जाए तो इतना ट्राई करके आप इसमें फिल कर दीजिए। एंड इसके देन हम बात करें यहाँ पे तो बच्चे की फोटो पेस्ट होगी। ध्यान करें कि कोशिश करें कि जो बच्चे के फॉर्म में आपने फोटो पेस्ट की है वही सेम फोटो यहाँ पे पेस्ट करे। ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम वही करना है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि डिफरेंस फोटो पेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये एक इश्यूज बन सकता है। तो सेम फोटो आप निकला के प्रिंट आउट और वो यहाँ पेस्ट करें। एंड सेकंड, कैंडिडेट्स थंब इंप्रेशन। ओके, आपका जो यहाँ लेफ्ट थंब होगा उसका इंप्रेशन आपको करना है। एंड पेरेंट्स सिग्नेचर आपको कराना है। पेरेंट्स में मदर का भी हो सकता है, चाहे वो आप फादर का भी करवा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कैंडिडेट सिग्नेचर, ओके, कैंडिडेट सिग्नेचर का यहाँ आपको करना होगा। लेकिन कौन सा आपको एग्जाम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, कभी भी कैंडिडेट सिग्नेचर है वो एग्जाम से पहले नहीं करना है। जब वहां एग्जाम हॉल में आपकी अटेंडेंस होगी तभी उसके एग्जामर के सामने आपको करना होगा ये। ओके, लेकिन पेरेंट सिग्नेचर है वो आपको एग्जाम पहले से ही करवा के लेके जाना है। घर से आपके फादर की सिग्नेचर करवा के लेके जाना है। ओके, मदर का जो भी आपके पास प्रेजेंट टाइम में होगा उसी के करने हैं। एंड थंब इंप्रेशन भी आपको एग्जाम हॉल से पहले ही करना है। आगे मैं इंस्ट्रक्शन के अंदर बताऊंगा, ये सब चीजें मेंशन कर रखी है वहां पे क्लियर। इनका एक आर्टिकल्स दे रखे हैं सभी का, कौन कौन सी चीज कब का आपको करनी है। एंड इसके बाद यदि फोटो की बात करूं तो फोटो भी एग्जाम हॉल से पहले ही पेस्ट करनी है। तो मतलब ये 3 चीज है आपको पहले ही पेस्ट करके जानी है, फोटो, लेफ्ट थंब और यहाँ पेरेंट सिग्नेचर। ये बच्चे के एग्जाम हॉल में आपको करना होगा। ओके, सभी को क्लियर है?
एंड हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसके अंदर यहां पे नजर आ रहा होगा 3 पृष्ठ के अंदर ये दे रखा है। फर्स्ट पृष्ठ में आपकी एग्जाम सेंटर डिटेल्स दे रखी है, वो आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है। एंड जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आपको नहीं लेके जाना है, वो आपके लिए है, उसको केयरफुली रीड करें एंड उन सभी इंस्ट्रक्शन का आपको फॉलो करते हुए एग्जाम हॉल तक पहुंचे। ओके, तो ये आपके यहाँ पे 3 दोनों बहुत लैंग्वेज में है, दोनों लैंग्वेज में सेम इंस्ट्रक्शन है, डिफरेंस नहीं है। तो हम हिंदी वाले इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करेंगे तो ताकि आप सभी स्टूडेंट उसको इजी वे में समझ सके। तो चलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन फर्स्ट है आपके सामने। इस प्रवेश पत्र में 3 पृष्ठ है। जो पृष्ठ फर्स्ट में केंद्र विवरण और स्वयं घोषणा मतलब अंडरटेकिंग दे रखा है, शामिल है। पृष्ठ सेकंड एंड थर्ड में इंग्लिश एंड आपका हिंदी में उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दे रखे, निर्देश दे रखे। अभ्यर्थियों को सभी पेजों को डाउनलोड करना है, पढ़ना है और समझना होगा। हालांकि केवल शीर्ष पृष्ठ वाली सीट को एग्जाम हॉल में लेके जाना है। मैंने बताया ना, आपको 3 पेज होगा लेकिन आपको फर्स्ट वाले पेज को ही एग्जाम हॉल में लेके जाना है। उनके जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको नहीं लेके जाना है, वो आपके लिए है। प्रिंट आउट जरूर निकलाए, हर एक को अंडरलाइन करते हुए उसको केयरफुली रीड करें। इसके बाद में हम देखें जिसमें व्यक्तिगत परीक्षा विवरण के साथ साथ स्व घोषणा, अंडरटेकिंग और माता पिता उम्मीदवार के हस्ताक्षर शामिल है। परीक्षा केंद्र में प्रवेशक को जमा करना आवश्यक है। ओके, ध्यान रखें कि जो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे आपका एग्जामर ही उसको जमा कर लेगा, क्योंकि उसमें आपकी पेस्ट की हुई फोटो है एंड उसमें पेरेंट सिग्नेचर है और स्टूडेंट सिग्नेचर होंगे। तो वो आपकी वेरिफिकेशन वे में आप एग्जाम देने गए थे, इसलिए वो जमा कर लेंगे अटेंडेंस वे में। ओके, सभी को क्लियर है? तो ये इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर होगा। और सेकंड इंस्ट्रक्शन की बात करें, सभी उम्मीदवार को एक एडमिट कार्ड के साथ दिए गए निर्देशों को डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें सख्ती से पालन करना होगा। ओके, अब काफी बच्चे क्या करते हैं, इनको रीड ही नहीं करते हैं। ओके, लेकिन जब एग्जाम में अपेयर होने से जाते हैं, एग्जाम हॉल तक पहुंचते हैं, तो उनको एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि ये इसलिए दिया गया है कि आप इसको केयरफुली रीड करें एंड इसको पूरा इन सभी रूल को आप फॉलो करें। यदि आप एक भी रूल को फॉलो नहीं करते और वहां पे आपको एग्जाम में अपेयर नहीं होने देंगे। ओके, ध्यान रखें इन चीज का। एंड ये सभी को क्लियर हो गया। अब यदि मैं थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शन की बात करूं, जैसे ही उम्मीदवार द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है उन्हें विवरण सावधानी पूर्वक जांचना होगा। ओके, जो क्या है, पहले आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन हुआ था, उसमें आपने करेक्शन किया होगा, किसी के जेंडर में मिस्टेक हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हुआ होगा, नाम मिस्टेक हुआ होगा, तो वो करेक्शन करने का मौका दिया है। लेकिन अभी फाइनली आप एडमिट कार्ड में आप चेक करिए कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जो भी डिटेल्स दे रखी है वो करेक्ट है कि नहीं है। यदि इनकरेक्ट है, किसी भी प्रकार का मिस्टेक है, चाहे वो स्पेस का मिस्टेक हो नाम के बिटवीन में, चाहे वो एज ज्यादा लगा हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो, चाहे जेंडर में मिस्टेक हो, ध्यान रखें अभी भी आपको ये अलाउ कर रखा है कि आप इस जीमेल करके, मेल करके आप इसके इनको इंफॉर्म करें, ताकि आपको एग्जाम देने जाए तब आपको प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में बैठने के लिए मतलब वहां नहीं दे। ओके, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे तो आपकी साल भर की मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो मेरे कहने से आप फिर से एक बार एडमिट कार्ड को क्लियर उसको चेक करें। ओके, यदि आपके पास एरर पाया जाता है, ओनली एरर पाने की कंडीशन में आपको ये करना है, वहां पे आवेदन नंबर होगा आपका, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। ओके, वो उसमें मेंशन करें जीमेल आईडी में जब आप उसको जीमेल कर रहे हो, एंड देन अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, जीमेल करना है। यदि आप जीमेल नहीं करना जानते हो तो ये आपको हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, इस पर आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें और अपने प्रॉब्लम्स को क्या करें, शेयर करें। वो आपसे अपना एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, देन इसके बाद में आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा। उसके बाद में जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ शेयर करेगा। ओके, एंड 4 नंबर के इंस्ट्रक्शन की और हम बढ़े तो यहां तक अगर किसी भी उम्मीदवार को कई बार आवेदन किया हो तो उसे उसमें दिए गए व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण के अनुसार केवल एक ही एडमिट कार्ड के साथ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 में उपस्थित होने की अनुमति है, और यह एडमिट कार्ड केवल प्रवेश के समय मान्य होगा यदि योग्य है। इसका मतलब यह है कि काफी बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल फॉर्म फिल कर देते हैं। मल्टीपल का मींस सैनिक स्कूल का 2 बार आपने फॉर्म फिल किया, दोनों का पेमेंट किया,
तो दोनों का पेमेंट जब आपने कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपके फॉर्म 2 फिल हुए। अब वो चाहे आपने मिस्टेक के कारण दूसरा फिल किया हो, तो एक ही आपका एडमिट कार्ड मान्य होगा जिस पर आप सेंटर पे जाके एग्जाम दिए, वही आपका एग्जाम मान्य होगा। दूसरा वाला जो फॉर्म आपने फिल किया है वो रद्द कर दिया जाएगा। ओके, इसका कहना यह है। एंड हम फिफ्थ वाले इस पे चले तो प्रवेश पत्र के अंतिम है जो सूचना बुलेटिन में दी गई है पात्रता शर्तों पर पूरा करने के लिए अधीन है। ओके, इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टर है उसमें इंफॉर्मेशन जो भी दे रखी है वही आपकी करेक्ट मान्य होगी और सभी इंफॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग इसमें फॉलो होने वाली है। ओके, सभी को क्लियर है? कोई भी चीज का दावा होगा तो आपके जो बुलेटिन दिया गया है, प्रोस्पेक्टर दिया है इसके सैनिक स्कूल की साइट पे जहां फॉर्म आपने फिल किया है उसमें आपने चेक किया होगा, वही सब डिटेल्स मान्य होगी। 6 वाले इंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रवेश पत्र किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और प्रतिरूपण कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। इसका मतलब बेटा ये होगा कि जैसे फॉर्म मैंने भरा लेकिन मेरा बड़ा भाई इंटेलिजेंट है, वो एग्जाम क्लियर कर सकता है, तो मेरी जगह उसको रिप्लेस कर दिया, मैंने उसको भेज दिया एग्जाम दे के आओ। ऐसा करने से आप पकड़ में आ गए तो आपको दंडित अपराध है। आपको उसके लिए जो भी जस्टिस वे में जो भी उसका होगा वो आपको मतलब सजा सुनाई जाएगी उसकी। तो ये आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। जिसने फॉर्म भरा है वही बच्चा एग्जाम में हॉल में जाना है, उसी को एग्जाम देना है। ओके, बड़ी बड़ी एग्जामों में ये ज्यादा होता है लेकिन बच्चे मोस्टली इनमें ये सब नहीं होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखे बच्चों। ओके, 7 वाला इंस्ट्रक्शन है परीक्षा केंद्र बदलने की अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैंने पहले जयपुर भरा था फॉर्म लेकिन अभी मैं और मेरे स्टेट में आ गया, ओके तैयारी में वहां पे कर रहा हूं लेकिन अभी मैं घर पे हूं, तो एग्जाम यहाँ के सेंटर में मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं दे सकते हो आप। ओके, ध्यान रखिए जहां पे आपका सेंटर है वहां पे ही आप फाइनली एग्जाम दे सकते हो। अदर सेंटरों पे जाके आप रिक्वेस्ट करोगे ये बिल्कुल मान्य आपकी नहीं होगी। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखिए विशेष तौर पे। तो सेंटर नहीं बदला जाएगा किसी भी कंडीशन में। आप इसके लिए कुछ भी हेल्प ले रहे हो वो मान्य नहीं है, इसमें फालतू समय खराब होने वाला है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसकी उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। उसकी मतलब उसको एग्जाम हॉल में बैठने से रद्द कर दिया जाएगा, एग्जाम उसका नहीं लगेगा, एग्जाम रद्द हो गया उसका। ओके, इंस्ट्रक्शन 8 की बात करें तो यह सुझाव दिया जाता है कि उम्मीदवार एक दिन पहले ही परीक्षा स्थल पे स्थल के स्थान को सत्यापित कर ले। मतलब ये पहले से बता रहा है कि किस बच्चे का सेंटर दूर आ गया, 500 किलोमीटर दूरी पे है, तो वो एक दिन पहले ही जाए वहां पे और अपना सेंटर को वेरिफिकेशन करे। ओके, आपका सेंटर चेक करे कि जो एडमिट कार्ड में सेंटर दे रखा है उसी सेंटर पे मैं पहुंचाऊं और अपना रोल नंबर चेक करे। बाहर लिस्ट लगी हुई रहती है गेट के बाहर, तो जिससे क्या होता है कि आप मतलब टाइमली पहुंच के आप श्योर हो जाते हो, सिक्योर हो जाते हो कि मैं सेंटर पे पहुंच चुका हूं और अब आप जो भी रेस्ट करना चाहते हो, फ्री माइंड रहना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, तो उसके बाद करना है। काफी बच्चे क्या है कि सेंटर गलत जगह पहुंच जाते हो और वहां कुछ देखते नहीं है कि हम एग्जाम हॉल में पहुंच के। ऐसा नहीं करना है, पहले आपका वहां सेंटर कोड चेक करना है और आपका रोल नंबर चेक करना है, यदि वहां पे है तो आपको फिर उसके बाद वेट करना है। ओके, एंड यदि मैं बात करूं, इसलिए ये दे रखा है यदि एग्जाम सेंटर पास में है तो वो 1 आवर्स या 2 आवर्स के पहले पहुंचना है एंड आपको एग्जाम देना है, और ताकि परीक्षा के दिन उन्हें केंद्र पर पता लगाने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। ओके, 9 नंबर का इंस्ट्रक्शन है उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के केंद्र को रिपोर्टिंग प्रवेश समय के सामने दर्शाए अनुसार केंद्र पर पहुंचना होगा। ओके, 12 बजे का टाइम दे रखा है आपको, 12 बजे से लेके आपका 1:30 तक आप PM तक एंट्री आपकी होगी, ध्यान रखें। इसके बाद यदि आप एग्जाम हॉल में जाने की कोशिश करोगे ये वैलिड नहीं होगा। आप किसी भी रिक्वेस्ट कर लेना, किसी भी तरीके से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, इसके बाद ये आपका गेट बंद होने के समय यानी दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अन्य अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, एंड इसके बाद 11 नंबर का है आपके पास, किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र केवल सिर्फ सीट जिसमें व्यक्तिगत परीक्षा विवरण के साथ साथ अंडरटेकिंग और माता पिता उम्मीदवार के हस्ताक्षर हो और वैध ID प्रमाण पत्र के बिना परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इनका कहना यह है कि जो आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो उसमें आपकी फोटो पेस्ट की होनी चाहिए, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगा हुआ होना चाहिए,
आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर होने चाहिए, उसके साथ आपकी एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वो पैन कार्ड हो, जिसमें फोटो जरूर होनी चाहिए, और जो डाटा है वो क्रॉस चेक सेम होना चाहिए एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ में। ओके, सभी को क्लियर है ये? ओके, इसके बाद जो 12 वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 12 वाला क्या है, देखिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर क्या क्या ले जाने की अनुमति है, वो देखिए क्या क्या लेके जा सकते हो आप। सबसे पहले व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं। बच्चे को कभी पानी पीने की बार बार मतलब ये मान लीजिए कि बच्चा परेशान हो रहा है या बच्चे को कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो पानी की बोतल छोटी देके भेजे ताकि वो पानी से पीछे रिलीफ आपका फील करे। ओके, एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओके, ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें पानी पूरा कंप्लीटली दिखना चाहिए, उसमें कलरफुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखें। तो एक बोतल छोटी बच्चे को जरूर दे पानी की, ज्यादा बड़ी नहीं देना है, और उसको सलाह करना है कि आप पानी मतलब लिमिटेड पिए ताकि आपको टॉयलेट जाने के लिए समय खराब ना हो। ओके, एंड इसके बाद यदि मैं बात करूं, एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन मतलब जिसका बॉल पॉइंट रहे, ध्यान रखना जेल पेन नहीं लेके जाना है, ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। बॉल छोटी सी रहती है उसके आगे ताकि वो हमारे को खराब नहीं करती है। ओके और कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, इसके बाद एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र A4 में आकार के कागज पर एक स्पष्ट प्रिंट आउट लेके जाना है। और काफी बच्चों का ये होता है कि सर कलर में लेके जाए एडमिट कार्ड या ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाए, किसी में भी लेके जा सकते हो, कोई ऐसा नहीं दे रखा है कि आप कलरफुल लेके जाए, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट भी वैलिड है। ओके, इसके बाद यदि मैं बात करूं डी की, अतिरिक्त 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। ओके, अतिरिक्त 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेके जाइए, और एक अटेंडेंस सीट पर चिपकाने हेतु एक दूसरा एडमिट कार्ड के पेज पर चिपकाने हेतु, ये ध्यान रखना। तो मतलब एडमिट कार्ड पर तो पहले चिपका के लेके जाओगे, उसके अलावा भी आप 2 फोटो लेके जाए, मेरे कहने से 2 फोटो लेके जाए। ओके, कभी कभार एक फोटो मिस हो गई तो दूसरी फोटो आपको मिल जाए, सेम फोटो होना चाहिए। ओके, वहां अटेंडेंस होगा, उसके सामने भी आपकी फोटो पेस्ट होने वाली है, और एडमिट कार्ड पर भी सेम फोटो पेस्ट होने वाली है, तो 2 फोटो आप पासपोर्ट साइज साथ लेके जाइए। ओके, वैध आईडी प्रमाण पत्र मूल रूप से लेके जाइए, मतलब आप एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाइए। ओके, तो ये एग्जाम हॉल में ले जाने वाली जो भी आइटम है वो ये ले जा सकते हो, ये आपको अलाउड होगा। ओके, सभी को क्लियर होगा। आप इंस्ट्रक्शन 30 नंबर का देखिए, केंद्र पर पहुंचने से पहले उम्मीदवार को सुपाठ्य लिखावट के मतलब अंडरटेकिंग में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा, मतलब अंडरटेकिंग करना होगा, फोटो चिपकाना होगा, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा, और निर्दिष्ट स्थानों पर उम्मीदवार के माता पिता के हस्ताक्षर होंगे। ओनली माता या पिता एक के ही होंगे, माता पिता मतलब दोनों के नहीं, या तो माता के करवा लो या पिता के करवा लो। ओके, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट हो। ओके, मतलब ऐसा धुंधला नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। ओके, और उसके ओवरलैपिंग ना करे कि जैसा किसी को एक बार इंप्रेशन किया फिर देखा कि मेरा तो ये अच्छे से दिख ही नहीं रहा, तो दोबारा से उसके ऊपर इंप्रेशन कर दिया, ऐसा अनवैलिड होगा। ओके, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे धुंधला नहीं है। ओके, धुंधला नहीं होना चाहिए। और उम्मीदवार को परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल, देखो ये ध्यान रखें, उम्मीदवार को परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष या हॉल में पर्यवेक्षक मतलब एग्जामिनर की उपस्थिति में प्रवेश पत्र पर अपना हस्ताक्षर करना होगा। ओके, अपना जो है सिग्नेचर करके नहीं जाए, उसके एग्जामिनर के सामने ही आपको करना है। इसके बाद यदि मैं 40 नंबर की बात करूं, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोई भी निजी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि केंद्र पर सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बैग लेके जाएगा, कोई देखेगा मोबाइल लेके जाएगा, मैं एग्जाम सेंटर में जमा कर दूंगा, ऐसी व्यवस्था वहां पे नहीं है। ओके, पहले से ध्यान रखना, कोई अपना साथ लेके जाए पर्सन, उसको देके जाए, जिम्मेदार उसको ठहरा के जाए, वहां एग्जाम सेंटर पे ऐसी व्यवस्था नहीं मिलने वाली। ओके, सभी को क्लियर है, ये उसके लिए है। इसके बाद 15 नंबर का देखिए, परीक्षा परिसर में निम्नलिखित वस्तुएं प्रतिबंधित हैं, मतलब क्या क्या आप नहीं लेके जा सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन, ब्लूटूथ आदि सहित कोई भी अन्य संचार उपकरण नहीं ले जा सकते हो। पाठ्य या स्टेशनरी सामग्री जैसे किताब, कागज, सूत्र, लॉग, टेबल, व्हाइटनर, स्लाइडर, ओके, नीले काले बॉल पॉइंट पेन को छोड़कर। ओके, ये तो लेके ही जाना है, इसके अलावा कोई अदर नहीं लेके जाना है। ओके,
कोई आपको मतलब एग्जामर क्लिप बोर्ड भी नहीं लेके जाना, किताब भी नहीं लेके जाना, कागज भी नहीं लेके जाना, तो ये आपका नहीं लेके जाने वाली चीज है। व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे बटुआ, प्रेस, टोपी, चश्मा, जैकेट, भोजन पेय, नुकीले उपकरण आदि उम्मीदवार को जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास कोई भी वर्जित निषिद्ध वस्तु नहीं है, और यदि उन्हें पता चलता है कि वे ऐसी कोई वस्तु ले जा रहे हैं तो उसे तुरंत प्रेषक मतलब एग्जामिनर को सौंप दिया जाना चाहिए। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्यवाही और उम्मीदवार वापस लेने को आमंत्रित करेगा। यदि कोई अन्य उम्मीदवार अनुचित साधनों का उपयोग कर रहा है तो कृपया आपत्ति करे और तुरंत प्रेषक को रिपोर्ट करे। ओके, ऐसा कोई अदर पर्सन भी कर रहा है तो आप बताना चाहिए उसके बारे में। एंड आपको नहीं लेके जाना है, किसी भी प्रकार का अदर नहीं लेके जाना, जो आपको लेके जाने वाला ये है, इसके अलावा ये तो लेके नहीं जाना है, उसके लिए है। ओके, चलिए 16 नंबर के इंस्ट्रक्शन की हम बात करें। अभ्यर्थियों को केवल उन्हें आवंटित सीटों पर ही बैठना होगा, उन्हें परीक्षा हॉल में अपनी सीट बदलने की अनुमति नहीं है। कुछ बच्चे देख रहे हैं, दो दोस्त एक हॉल में आ गया तो बोला कि तू यहाँ बैठ जा, मैं वहां बैठ जाता हूँ। ये क्लासों में होता है, यहाँ कोचिंगों के अंदर, वहां पे नहीं करना बेटा, है ना। सभी को ध्यान रखना है विशेष तौर पे, और अपने बच्चों को भी समझाना है जो आपका रोल नंबर है उसी सीट पे बैठे रहना है फाइनली एग्जाम तक। ओके, एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें 17, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर प्रेक्षकों के निर्देशों को सुने। अब वहां अलाउंसर लगे हुए हैं, ओके, और वो चिल्ला के आपको सुनाने वाले हैं कि बेटा आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, आपको ये यहाँ पे फिल करना है, तो उन सभी को फॉलो करना है और ओके कान साफ करके सुनना है, क्योंकि आपकी साल भर की मेहनत है, किसी कारण आपने मिस्टेक कर दिया तो पूरी साल बर्बाद, ओके, खराब हो गई। तो वहां पे हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, अपनी मन मर्जी का कुछ भी नहीं करना है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना बन गए होंगे, लेकिन कोचिंग के अकॉर्डिंग रूल नहीं फॉलो करना है, वहां एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग जो अलाउंसर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके एग्जामर है उससे 2 बार पूछिए आप, लेकिन गलत नहीं करना बेटा, क्योंकि साल भर की मेहनत है। ये साल भर की मेहनत ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से ऐसे ही जाने दोगे, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके माँ बाप का सपना है, आपका इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन का। ओके, तो ध्यान रखिए इस चीजों का। एंड इसके बाद हम बात करें बेटा 18 नंबर, प्रश्न पुस्तिका परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही उपलब्ध करवाई जाएगी। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ओमार मेरे को 2.5 घंटे में ही सारा काम होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टाइम दिया जाएगा पर्टिकुलरली हर चीजों के लिए, जैसे कि आपको पेपर 10 मिनट पहले ही मिलने वाला है, जिसमें आपको नाम लिखने का टाइम दिया जाएगा, रोल नंबर उसके ऊपर लिखने का दिया जाएगा, ओमार सीट भरने का टाइम अलग से दिया जाएगा, एंड जो आपका एग्जाम का टाइम है वो एक्चुअली आपका 2 आवर्स 30 मिनट है, तो वही मिलने वाला है। 9 के लिए 3 आवर्स ही आपको सेपरेट मिलने वाला है। उससे पहले ओमार को डिटेल्स फिल करने का, पेपर के ऊपर नाम रोल नंबर लिखने का वो एक्स्ट्रा टाइम है, वो 10 मिनट आपको मिलने वाली है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें सीलबंद परीक्षण पुस्तिका और ओमार उत्तर पुस्तिका के पारदर्शी कवर को खोलते समय उम्मीदवार को सावधानी बरतनी होगी कि सामग्री को नुकसान न पहुंचे। वहां एक आपका पैक किया हुआ आएगा पूरा पेपर, और उसको ऊपर से ऐसे फाड़ के खोलना होगा, या चिपका हुआ होगा उसको ऐसे खोलना होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको दूरी से फाड़ लेंगे तो उसके अंदर ओमार सीट है, पेपर है, वो भी फट जाएगा। तो ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक खोलना है, और यदि आपसे नहीं खोला जा रहा है तो एग्जामर से आप आवाज लगा के खुलवा सकते हो कि सर मेरा ये खोल के देना, मेरे से नहीं खुल रहा है। ओके, ध्यान रखिए इस चीजों का। एंड इसके बाद प्रश्न पुस्तिका में केवल 4 सेट होंगे, ए सेट, बी सेट एंड सी सेट एंड डी सेट। ओके, 4 सेट की आपको बुक लेट मिलेगी, ए सेट, बी सेट, सी सेट एंड डी सेट। अब इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। ये टेस्ट सीरीज आपको कोड देखने को मिल रहा ना, ए बी सी डी, इनमें क्वेश्चन डिफरेंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन सेम आते हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो अलग अलग जगह होता है। किसी के जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मैथ्स का वो 50 नंबर पे होगा, 45 पे होगा, किसी का 37 पे होगा। तो आप आपस में क्रॉस चीटिंग ना करें, ध्यान रखना। आपके बुकलेट ए आया है तो आप बी के साथ चीटिंग कर रहे हो तो आपके मिसमैच क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, ध्यान रखना, उसका फर्स्ट पे है तो उसका जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट पे ही होगा। ओके, वो अदर लोकेशन या अदर स्थान पे होगा वो क्वेश्चन। तो चीटिंग गलती से भी नहीं करना आपको। जितना आपका माइंड है, जितनी आपने मेहनत की है, उसी के बलबूते आपको
क्लियर करना है पेपर। ओके, ऐसा आप करोगे तो यहाँ कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बुकलेट में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन के जो लोकेशन है वो एक जगह नहीं है, ऊपर नीचे है। ओके, उसके कारण आपका कोई फायदा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो इनको ध्यान से आपको बढ़ना है। किसी का बुकलेट पेपर ए आया तो उसको ए ही फिल करना है, गलती से उसने बी फिल कर दिया तो ध्यान रखिए उसका पूरा खेल खत्म, पूरा गेम खत्म है उसका, क्योंकि उसके जो बुकलेट है वो क्वेश्चन आंसर की है वो बी की लगेगी और उसने भरा है ए का, तो वो गलत ही गलत होगा, पूरे क्वेश्चंस क्रॉस चेक होंगे, गलत हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिए, इसका विशेष ध्यान दें। एंड 21 नंबर का है, अभ्यर्थियों को ध्यान से जांचना होगा कि प्रश्न पुस्तिका संख्या कवर पेज पर मुद्रित है और प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या उतनी ही है जितनी कवर पेज पर उल्लेखित है। ओके, इसका मतलब समझने में आ रहा है आपको कि अभ्यर्थियों को ध्यान से जांचना होगा कि प्रश्न पुस्तिका की संख्या, जो पेपर जो नंबर होगा, टेस्ट कोड नंबर होगा, वो उतना ही है जितना ओमार में स्पेस दे रखा है, सेम है उतना ही बराबर के स्पेस तो ही आपको फिल करना है। और हो सकता है कि ओमार और उसमें सेम हो, तो दोनों आपको अच्छे से जांचना है। ओके, तो ये देखना है। एंड 22 नंबर, तो प्रश्न पुस्तिका को किसी भी विसंगति के मामले में उम्मीदवार को तुरंत पर्यवेक्षक को मामले की सूचना देनी चाहिए। ओके, यदि आपकी प्रश्न पुस्तिका या किसी भी ओमार सीट किसी भी प्रकार की मतलब खटी पटी मिले, आपको खटी फटी मिले, तो आप एग्जामर हॉल में जो एग्जामर है उसको तुरंत आप सूचित करें, सूचना दे इसकी। एंड 23 नंबर का है, उम्मीदवारों को अपने उत्तर प्रश्न पुस्तिका को मौजूद ओमार उत्तर पुस्तिका पर अंकित करनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रश्न पुस्तिका की जो मौजूद ओमार सीट, जो आपके जो भी आंसर बनेगा वो ओमार सीट में आपको क्या करना होगा, उसका जो गोला है, सर्किल है, वो फिल करना होगा। एंड इसमें दे रखा है कि उन्हें प्रश्न पुस्तिका की सील तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक कि पर्यवेक्षक उन्हें ऐसा करने की सलाह न दे। ओके, पहले आपको अलाउंस नहीं करना है, जब तक अलाउंस नहीं मिले कि आपको सील ओपन करना है और मार्क शीट को फिल करना है, जब तक आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे आपको अलाउंस होता रहेगा वो आपको प्रक्रिया ही करते रहना है। ओमार उत्तर पुस्तिका को बिना मोड़े या विकृत किए हुए सावधानी पूर्वक संभालना होगा। ओमार उत्तर पुस्तिका में केवल संबंधित फील्ड और सर्कल पर भरे जाने चाहिए और ओमार के सामने या पीछे कोई भी अन्य लिखावट या रफ काम नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीदवार रफ कार्य करने के लिए प्रश्न पुस्तिका का उपयोग कर सकते हैं। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लियर कर रखा है कि ओमार सीट के साथ आप छेड़छाड़ ना करें, मतलब उसके पीछे रफ कार्य ना करें, उसको फोल्ड ना करें, उसमें एक्स्ट्रा वर्क ना करें। वो एक्स्ट्रा ऐसा कर रहे हो तो वो चीटिंग के अंदर आएगा और आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, ओमार को विशेष तौर पे आप संभाल के रखें और गलती से उस पर कुछ भी ना करें, क्योंकि ओमार आपको एक ही मिलेगी और दूसरी ओमार नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इस बात का। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़े तो ये रहेगा आपका 24 में क्या है, अभ्यर्थियों को ओमार और उत्तर पुस्तिका पर अपना विवरण भरना आवश्यक है। ओके, जो आपका क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर वगैरह है, बुकलेट नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपको ओमार में भरना होगा। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ओमार उत्तर पुस्तिका का पर विवरण भरने में कोई भी चूक, गलती, विसंगति, विशेष रूप से रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका, ओमार प्रतिक्रियाओं आदि के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार को विवरण भरने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और इसे सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। यदि उम्मीदवार ओमार उत्तर पुस्तिका भरते समय कोई त्रुटि करता है तो सीट को बदला नहीं जाएगा। क्लियर, मैंने पहले से बता दिया। ओमार सीट आपने गलत कर दी है तो वो बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। आप ये समझ लो कि साल भर की मेहनत आपकी खराब है, तो आप सावधानी पूर्वक भरें। ओमार उत्तर पुस्तिका के प्रासंगिक क्षेत्रों पर सही जानकारी भरने का दायित्व पूरी तरह से उम्मीदवार पर है, जो संदेह के सामने में पर्यवेक्षक से परामर्श कर सकते हैं, मतलब हेल्प ले सकते हैं एग्जामर से। आपको यदि कोई किसी भी प्रकार की आपको नॉलेज नहीं है तो लेकिन आप हेल्प लेके उसको बढ़ सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है।
एंड अभ्यर्थियों को उस वर्ग को जो उनकी राय से सही उत्तर दर्शाया गया। आपको लगता है कि इसमें ए आएगा, बी आएगा, जो भी आएगा आपका आंसर बढ़ रहा है उसका सर्किल ए वाला ही आपको सर्किल करना, आपका ए ऑप्शन है तो बी वाला है तो बी करना है। ओके, ध्यान रखें, मल्टीपल ऑप्शन अटेम्प्ट ना करें आप। पूर्णतः काला बुलबुला छायाकार कर दे उसको। ओके, इस प्रकार का काला कर दे, जैसे कि मान लीजिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है तो डी वाले को आप पूरा क्या कर दे, उसको फिल कर दे। ओके, ऐसे करना आपको उसको कंप्लीट, तभी जाके आपका करेक्ट माना जाएगा। ओके, ओनली ब्लैक और ब्लू पेन से ही। ओके, जैसे मैं ये रेड यूज कर रहा हूं तो ये नहीं करना है। इसके बाद ताकि वर्ग के अंदर ही का अक्सर संख्या दिखाई नहीं दे, जैसे कि इसमें आपके पास मान लीजिए 4 नंबर है तो वो दिखाई नहीं देना चाहिए, वो कंप्लीट आपका काला होना चाहिए, वो नंबर छुप जाना चाहिए। ओके, एंड एक पर्सन संख्या के सामने अनेक वर्तों को काला करने से उत्तर अमान्य होगा। अब आप चाह रहे हो कि मैं इसको भी कर दूं, इसको भी कर दूं, तो ये गलत है। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर बन सकता है तो आप एक ही फिल कर सकते हो, जैसे कि इसमें दे रखा है करेक्ट मेथड ये होगा, ये सब रॉन्ग मेथड है। ओके, ध्यान रखें, आपको इस प्रकार का मेथड यूज करना है वहां पे सेम। ओके, एंड ऐसे अनेक उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और ओमार उत्तर पुस्तिका पर गोले को काला करने की सही और गलत विधि चित्र में दी गई है, जो आपके सामने। सही क्या है, गलत क्या है, ये सभी गलत है। ओके, और सही आपका ये होने वाला है। 26 गलत प्रतिक्रिया के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता है आपका लक और आपको जो क्वेश्चन का आंसर लग रहा है वो आपका सही हो, सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, गलत होगा तो कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो आपको फिल करके जरूर आना है कंप्लीट होमवर्क। 27 परीक्षा के लिए उम्मीदवार को अंतिम है, अंतिम चयन में लिखित परीक्षा में प्रदर्शन। ओके, आपको इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आप एग्जाम देके आ गए और आप समझ लो मेरा तो सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा आपका एग्जाम लगा है, उसमें आपको लिखित परीक्षा को पास करना होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उस मेडिकल में आपकी योग्यता और मूल प्रमाण पत्रों जैसे जन्म तिथि, निवास श्रेणी आदि को प्रमाण के सत्यापन के लिए अधीन होगा। यदि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी चरण में विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार का प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और उसकी सीट भी जब्त कर ली जाएगी। और यदि वो डॉक्यूमेंट्स में गलत पाया जाता है तो भी उसकी सीट चले गई, यदि मेडिकल में आउट हो जाता है तो भी उसकी सीट चले गई। ओके, एग्जाम आउट हो गया तो भी उसकी सीट चले गई। ओके, तो ध्यान रखना। 28 नंबर का है, परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, ये उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाएगी। एंड परीक्षा पूरी होने पर उम्मीदवार को प्रवेशक के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी होगी। मतलब एग्जाम खत्म हो गया तो आपको इंतजार करना होगा कि एग्जामर आपको क्या बोल रहा है, उसकी सलाह दी जाएगी कि जब तक आपकी सलाह न दी जाए तब तक अपनी संबंधित सीट से न उठे, मतलब उठ के ना जाए जब तक आपको एग्जामर ना बोल दे कि आपका एग्जाम हो गया है। ओके, एंड उसके बाद उम्मीदवारों को एक समय में केवल एक ही बार जाने की अनुमति देगा। मतलब कोई को टॉयलेट पानी जाना है तो एक बार ही आपको अनुमति मिलेगी बाहर जाने की, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, बार बार आपको देखने को आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 30 नंबर का, परीक्षण पूरा होने पर उम्मीदवार की ओमार उत्तर पुस्तिका प्रवेश पत्र प्रेषक को सौंपना होगा। मतलब उम्मीदवार का ओमार उत्तर पुस्तिका, ओमार सीट या उत्तर पुस्तिका, आप आंसर की उस उत्तर पुस्तिका आप बोल सकते हो उसको। प्रवेश पत्र मतलब आपका एडमिट कार्ड और ओमार सीट दोनों आपको किसको सौंपना होगा, एग्जामर को सौंपना होगा। और केवल टेस्ट बुकलेट अपने साथ लेके आना होगा, पेपर अपने साथ लेके आ सकते हो। ऐसा करने में विफलता को अनुचित साधन अपनाना माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा। ओके, यदि आप ओमार सीट साथ लेके आ गए तो आप तो फेल हो ना, और ऐसा करते पाए भी गए तो आपको दंडित अपराध है। आपको एडमिट कार्ड भी साथ नहीं लेके आना और ओमार सीट भी नहीं लेके आना, बस वो जमा करके आना एग्जाम हॉल में, एंड आपका जो पेपर है वो साथ आपको लेके आना है। 31 क्या है, किसी भी अभ्यर्थी को कोई अनुचित साधन नहीं अपनाना चाहिए या किसी अनुचित परीक्षा पद्धति में शामिल नहीं होना चाहिए। ओके,
किसी भी अभ्यर्थी को कोई अनुचित साधन नहीं अपनाना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का अनुचित साधन मतलब कोई ब्लूटूथ मोबाइल इस प्रकार के आप इंस्ट्रूमेंट ना यूज करें। 32 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एनटीए की वेबसाइट www.nta.ac.in पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहिए। उन्हें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संबंधित नवीनतम अपडेट और जानकारी के लिए पंजीकृत ईमेल पते पर, अपना मेल बॉक्स और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी देखना चाहिए। ओके, जैसे रिजल्ट आने का अपडेट है, जो भी अपडेट होगा आगे के वो आपको पता चलेगा। और मेरा अपडेट तो आपको पता ही है, आप नहीं भी करोगे तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा ही दूंगा। ओके, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन ऑन रखना, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि ये सम टाइम के लिए आपको अलाउ किया जाता है, उसमें आपको वो करना होता है। यदि वो नहीं किया तो आपका टाइम जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते चाह कर भी। ओके, 30 नंबर का है, उम्मीदवार को सलाह के लिए अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, शहर का नाम और परीक्षा का वर्ष बताकर एनटीए को पर लिख सकते हैं, या किसी भी एनटीए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो। ओके, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे और आपको समझ में भी आया होगा। और मेरे हिंदी रीड करने में यदि थोड़ा मिस्टेक रहा हो तो आप उस पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि हिंदी हम पढ़ते नहीं है ज्यादातर हमारा इंग्लिश पढ़ते, और इंस्ट्रक्शन को रीड करने में हो सकता है थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक हुई हो, तो उस पर टिप्पणी नहीं करते हुए अपने जो इंस्ट्रक्शन पर फोकस करना है और इसको केयरफुली समझना है। ओके, और यदि आपकी कोई और सलाह है और आपको कोई वीडियो रिक्वायर्ड है, किसी भी आपको मतलब इंफॉर्मेशन व आपको वीडियो रिक्वायर्ड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड लाइक जरूर करें वीडियो को। और इस प्रकार से हम बैक टू बैक मिलते रहेंगे और आपके सैनिक स्कूल के हर प्रकार का वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। इसके बाद हम लेके आने वाले हैं आपको ओमार सीट आपको कैसे बनना है सैनिक स्कूल का, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।